हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में आपके साथ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करूंगा। तो समझने की कोशिश करेंगे कि जो न्यूज़ है, जो एडिटोरियल है, वो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर में कहाँ रेलिवेंट है। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से वो समझाने की कोशिश करूँगा जितने भी एडिटोरियल आज के न्यूज़पेपर में रिपोर्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज मैं आपको ये बता दूं कि वी हैव लॉन्च्ड एनसीईआरटी कोर्सेज फॉर सिविल सर्विसेज 2021। एज यू नो, एनसीईआरटी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। अभी वी आर ऑफरिंग फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को ज़रूर चेक कर लें, जहाँ पे आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी और अपने आप को वहाँ से रजिस्टर कर पाएंगे। Now coming to the today's editorial list, today is 9th of May, जो इन डेप्थ एनालिसिस है दैट इज़ लेट डाउन बाय द लॉ। साथ के साथ कुछ MCQs के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको, एंड देयर वुड बी एन एक्सप्लेनेशन। जो कल के सवाल थे उसके एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा आज। एंड अ मेंस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, दिस वुड बी अगेन रिलेटेड टू द इन डेप्थ एनालिसिस दैट विल बी डिस्कसिंग। हिंदू से स्लोअर ग्रोथ एंड द टाइटर फिजिकल शेपिंग इंडिया रिस्पॉन्स इन द ग्लोबल हिंडियंस मूवमेंट। और इंडियन एक्सप्रेस से द इकोनॉमिक मलाइज and seat in the table. So these are the total important editorial that I'll be discussing. तो सबसे पहले इन डेप्थ एनालिसिस से शुरू करेंगे। So this I have taken from the Indian Express, let down by the law. So where it talks about the interstate migration 1979, जो माइग्रेशन इश्यूज है उसको लेकर के बात की गई है। तो इस तरह के जो टॉपिक है वो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में भी काफ़ी रेलिवेंट हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको आप ऐसे में भी यूज़ कर पाओगे। और जो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 4 है, जहाँ पे केस स्टडी के तौर पे सवाल आते हैं, ओके, बेसिकली प्रिसाइजली आई एम टॉकिंग अबाउट द केस स्टडीज़, तो वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। तो पूरे एडिटोरियल में बात की गई है रिविजिटिंग द माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1797, उसको लेकर के बातें हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि अभी की जो लेटेस्ट फिगर है उसके मुताबिक इंडिया में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो 400 मिलियन के आसपास है। ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम द सेंसस 2011। और जो लार्ज पोर्शन ऑफ माइग्रेशन है दैट इज़ इंटरनल माइग्रेशन है इंडिया में। अगर बात करें, सबसे फर्स्ट है इंटर स्टेट माइग्रेशन। इंटर स्टेट माइग्रेशन का मतलब हुआ जो लोग बाहर से दूसरे स्टेट में आ रहे हैं। मान लो कि अगर कोई एक जो वर्कर है वो उत्तर प्रदेश का है एंड ही इज़ गोइंग टू तमिलनाडु, सो दिस वुड बी कॉल्ड एज इंटर स्टेट माइग्रेशन, राइट। उसके बाद है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। इंट्रा स्टेट माइग्रेशन का मतलब हुआ कि अगर कोई यूपी में बंदा है, इफ़ ही इज़ रिसाइडिंग इन लखनऊ, ठीक है, अगर वो लखनऊ में है और वो काम करने के लिए यूपी में ही रहते हुए अगर कानपुर आ गया, ठीक है, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। ठीक है, तो ये इंट्रा है, दिस इज़ द इंट्रा, दिस इज़ इंटर। और उसके बाद होता है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में भी क्या होता है कि लोग बहुत रिमोट एरिया से शहरों में आते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन। नाउ अगर स्टेट्स की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करके लोग आते हैं, जहाँ पहुँचते हैं, तो हॉट डेस्टिनेशन में है दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब एंड तमिलनाडु। सो दीज आर द स्टेट जहाँ पे फेमस डेस्टिनेशन है, मेजर डेस्टिनेशन है, जहाँ पे पूरे इंडिया से माइग्रेंट्स वर्कर आते हैं, राइट। एंड द इंटर स्टेट अगर माइग्रेशन की बात करूँ, जो बेसिकली दूसरे शहरों से आ रहे हैं, दैट इज़ अ की सोर्स फॉर इनकम। ठीक है, जो लो इनकम हाउस होल्ड है, डिस्पाइट अगर बात करें जो ग्रोइंग माइग्रेशन ट्रेंड है वो बढ़ रहा है 4.5% एनुअली। तो लोग अपने लाइवलीहुड के लिए दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं एंड दिस परसेंट इज इंक्रीजिंग 4.5% एनुअली। सो दिस फिगर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस यू नीड टू राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो अगर बात करें इंटर स्टेट जो माइग्रेंट्स है, वर्कर है, उनके लिए जो एक्ट बनी थी उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं वो मैं आपको बताऊं। इसमें अमेंडमेंट भी लाई गई है सरकार की तरफ से 2011 में, बट जो अमेंडमेंट है वो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ वर्क फोर्स को वर्कमैन कर दिया गया उसमें। तो बेसिकली ये एक्ट आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है और इस पर प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो एक्ट इनैक्ट की गई थी दैट वाज बेसिकली टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन। जो इंटर स्टेट माइग्रेशन, जो दूसरे राज्यों से जो माइग्रेंट्स वर्कर आ रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उनको जो बेसिकली एक्सप्लॉयट किया जाता है, या जो उनकी जो सिक्योरिटी है, चीज़ों की जो फेयर इंश्योर ऑफ जो रेमुनरेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलती, उसको लेकर के ये लॉ बनाई गई थी। तो दिस इज़ अ की लेजिस्लेशन दैट गवर्न द इंटर स्टेट माइग्रेशन इन द इंडिया। और साथ के साथ
बेसिकली ये लॉ इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है कि जो हायरिंग हो रही है इंटर स्टेट माइग्रेशन में, दैट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। उन लोगों को जिनको भी हायर किया गया है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में, उनको रजिस्टर्ड किया जाए। ये कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि वो उसको रजिस्टर करके लाइसेंस्ड वर्कर के पास ही काम करने के लिए अलाउ करना चाहिए। नाउ जो कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे ऑब्लिगेशन है इस लॉ के मुताबिक कि हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ऑल द वर्कमैन टू द रेलेवेंट अथॉरिटी। जिस जगह पे भी है जहाँ पे अथॉरिटी है, उनको ये चीज़ों को रिपोर्ट करनी है कि पर्टिकुलर साइट पे इतने वर्कर काम कर रहे हैं और वो इस जगह से आए हुए हैं, राइट। तो जो माइग्रेंट वर्कमैन है, दे आर इंटाइटल्ड फॉर वेजेस सिमिलर टू द अदर वर्कमैन। उसके साथ साथ उनको डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस है वो उनको मिलनी चाहिए। जर्नी की जो अलाउंसेस है, जो वो ट्रैवल करके आए हैं उसके अलाउंसेस, एंड पेमेंट ऑफ द वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जर्नी। अगर वो काम के दौरान अगर किसी जगह पे मान लो किसी एक साइड पे वो बंदा काम कर रहा है, अगर साइट शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे जा रही है, तो उसकी जो ट्रैवल अलाउंसेस है वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर को देने की जिम्मेवारी बताई गई है इस इंटरस्टेट माइग्रेशन वर्क एक्ट में। ना जो कॉन्ट्रैक्टर है, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट कि रेगुलर पेमेंट हो, टाइम बाउंड तरीके से पेमेंट हो, क्योंकि बहुत जगह पे देखा गया है कि लोगों के जो सैलरी उसको एरियर रख लिया गया 3 मंथ्स तक के लिए और उसके बाद उसको पार्ट में पेमेंट की जाती है, राइट। सो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक प्रोविजंस बनाए जाए, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाए ऑन साइट्स पे और प्रोटेक्ट किया जाए क्लोथिंग फॉर द वर्कमैन, राइट। तो ये सारी प्रोसीजर्स प्लेस की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बट व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ दिस लॉ। अगर बात करें रजिस्टर्ड करने की, तो बहुत कम ही ऐसे वर्कर है जिनको रजिस्टर्ड किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। Now talking about why this law has not been implemented properly, what are the other problem that is being faced? तो the primary reason is that कि बहुत सारे compliances requirement है इस law के अंदर, right? And because of it, it is not only required for equal pay, जो interstate जो migrants हैं उनको equal pay देने की बात की गई है, social protection देने की बात की गई है, that is again it's becoming more expensive for the contractor. That is why they are not doing it. But it should be a legal mandate for the contractor to ensure कि वो सारी benefits उनको दी जा रही है. Now this includes the payment of allowances, ठीक है, रिक्वायरमेंट दैट कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू प्रोवाइड, उसको एकोमोडेशन देना, उसको जो रहने के लिए जो जगह वो कहाँ पे रहेगा, जो माइग्रेंट आपके यहाँ पे काम कर रहा है उसको घर मुहैया कराना, एंड एट द सेम टाइम ही शुड बी प्रोवाइडेड ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर द वर्कमैन. सो दिस इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. Now compliances की बात करें, so compliance will require not basically it will make hiring interested work more hiring and labor within the state, right? तो basically जो contractors हैं they need to have accountable for it, उनको accountable बताया गया है. कुछ penal provisions लाने की भी ज़रूरत है, अगर जो इस चीज़ को नहीं फॉलो करें it should be penalized. नाउ यहाँ पे 2 tier सिस्टम ऑफ वर्कफोर्स है. अगर मैं आपको बताऊँ तो जो फर्स्ट टीयर है दैट इज़ फॉर्मल एंड द सेकंड इज़ इनफॉर्मल. तो जो फॉर्मल टीयर है उसमें फ्यूअर देन 10% ऑफ द वर्कफोर्स होते हैं और एन्जॉयड बाय द कंसिडरेबल प्रोटेक्शंस, लाइक उनको सोशल सिक्योरिटी, पीएफ अकाउंट्स जो हैं पीएफ उनकी प्रॉपर कटती है ताकि वो बाद में PF is itself is a social security, right? And while other in the informal sector do not get no protection. No protection का मतलब है ना तो उनको हेल्थ के लिए इंश्योरेंस मिलेगी, ना तो उनका PF अकाउंट खुलेगा. तो ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल सेक्टर में है. तो सरकार ने इस पे भी कुछ अलग से रूल्स लाया है कि कैसे इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग को भी हम बेसिकली सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. नाउ क्या वे फॉरवर्ड है, अगर बात करें नो द फॉल आउट जिस तरह से है लॉकडाउन के चलते कोविड-19 की जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट हुई है, तो यहाँ पे एक अर्जेंट नीड है कि चीज़ों को रैशनलाइज किया जाए, एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लाया जाए ताकि जो सारी चीज़ें हैं एक जुरिस्डिक्शन, एक एम्बिट के अंदर काम करे, राइट. एंड टू इम्प्लीमेंट द लॉ अलोन, जो गवर्नमेंट के जो इंस्पेक्टर्स हैं, ओके, जो एक्साइज इंस्पेक्टर्स होते हैं या फिर जो EPFO के जो अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं, EOs हैं, ओके, तो उनको ये ज़रूरी है कि दे नीड टू मेंटेन द इंटर स्टेट वर्कमैन एंड वेरीफाई ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स की, जैसे उनको वेजेस मिल रही है कि नहीं टाइम से, अलाउंसेस मिल रही है कि नहीं, एकोमोडेशन प्रॉपर है या नहीं, हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ है जो मिलनी चाहिए वो प्रॉपरली कंप्लाइड है या नहीं, राइट. सो दिस नीड टू बी चेक. और हमें जो अपनी जो वर्किंग सिस्टम है, जो हमारी जो हायरार्की है, जो काम करने का जो स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है. वहाँ पे बॉटम अप अप्रोच को ध्यान में रखते हुए काम करने की ज़रूरत है. इसी पे एक मेंस के सवाल हैं आपके लिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द माइग्रेंट्स वर्कर इन इंडिया, हाउ द गवर्नमेंट कुड इंटरवीन टू लुक इनटू इट.
सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी पॉसिबल क्वेश्चन, क्योंकि माइग्रेंट लेबर का जो सवाल है मैं समझता हूँ आपके मेंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर एक सवाल पूछे जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को हमें व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। जैसे ही मेरी कॉपी रिसीव होगी हम इवेलुएट करके वापस आपको विद इन 48 आवर विल बी रिवर्टिंग बैक, राइट। नाउ कमिंग टू द हिंदू, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, दैट इज शेपिंग इंडिया रिस्पॉन्स इन द ग्लोबल हिंज मूवमेंट। तो बेसिकली इसमें बात की गई है जो इफेक्ट ऑन पॉलिसीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को लेकर के। तो एक न्यू जियोलॉजिकल जियोपॉलिटिकल सॉल्यूशंस के तरफ से आगे यहाँ पे बातें की गई है कि क्या सॉल्यूशन हो सकती है। जिस तरह से राइज ऑफ चाइना इन इंडिया देखा गया है बेसिकली एशियन कंट्रीज़ में, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ईरान, वियतनाम, दे हैव बीन क्राउडेड इन द एशिया पैसिफिक, और एक न्यू इकोनॉमिक डायमेंशन बन सकती है। यहाँ पे एक पॉलिटिकल ग्रेविटी है इन द वर्ल्ड, राइट। अगर रैपिड शिफ्ट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर जो है इस रीजन में देखा गया है इन टर्म्स ऑफ द आर्म रेसेस, और जिस तरह से यूएस और चाइना की जो स्ट्रैटेजिक कंटेंशन है, जो ट्रेड वॉर्स भी चल रहे हैं इन दोनों कंट्री के बीच में, उसमें इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में जिक्र है। तो इंडिया कुड ऑप्ट एज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जहाँ पे उस ऑटोनॉमी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अभी जैसे रिसेंट में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो डोकलाम क्राइसिस थी 2017 में, तो दिस इज़ अ मोस्ट रीसेंट एग्जांपल जहाँ पे इंडिया की जो ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस है चाइना के साथ, उसको हम ओवरकम करने के लिए कुछ एक रास्ता निकाल सकते हैं, राइट। एंड जो चाइना की राइज है दैट इज़ द फॉरमोस्ट चैलेंज फॉर द इंडियाज क्वेस्ट। और जो सबसे बड़ी सवाल है वो इज़ हाउ टू हैंडल द चाइना, क्योंकि जो चाइना ने जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बना के रखा हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, तो क्या उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। और यूएस की जो एसेंशियल पार्टनर है इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में, तो बहुत सारी चीज़ों को विड्रॉ भी किया है यूएस ने चाइना के साथ। तो इस मोमेंट में क्या टैक्टिक अपनाने की ज़रूरत है सो दैट इंडिया कुड हैव द मोस्ट इम्प्रूवमेंट, और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स हैं उनके जो काम करने के तरीके हैं उसमें कैसे फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाए, उसको कैसे आगे उसमें और सुधार किया जाए। क्योंकि अभी हमारे पास डबल अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे जो यूएस चाइना की जो कंटेंशन है उसके साथ साथ हम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर सकते हैं और एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस एडिटोरियल। Coming to the second one, so the slower growth and the tighter fiscal, this is written by C. Rangarajan. He is a former governor of the RBI and chairman of the Prime Minister Economic Advisory Council. तो बेसिकली ये जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की गई है जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है और जो इकोनॉमी में जो डुअल इम्पैक्ट इसकी पड़ी है बेसिकली हेल्थ में और इकोनॉमी में, उससे कैसे उभरा जा सकता है। आपको पता होगा कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर में इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ आ रही हैं। सो मैं उसी चैनल में आपको समझा रहा हूँ जो हमने कल भी डिस्कस किया, जो कुछ ऐसे जो इन्फॉर्मेशन कोलैप्स कर रहे हैं उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट मेरी कोशिश ये होती है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, राइट। सो द वेरियस इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया के जो प्रॉस्पेक्ट्स है, अगर बात करें ग्रोथ रेट की, तो फिच के मुताबिक 0.8% हमारी ग्रोथ रेट हो सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 4.0% के आसपास ग्रोथ में वी कैन सी द फ्लक्चुएशन। और जो IMF है उनके प्रोजेक्शन के हिसाब से इंडिया की जो ग्रोथ है दैट वुड बी 1.9%, चाइना 1.2%। सो दिस इज स्ट्रेंज दैट इंडिया वुड बी ग्रोइंग मोर देन चाइना। और जो ग्रोथ रेट है पूरे ग्लोबली दैट इज -3.0। सो दिस इज अगेन अ वेरी सीरियस कंसर्न। जो एक्चुअल ग्रोथ है दैट वुड डिपेंड उसकी कुछ स्पीड्स, जैसे कि जिस तरह से इकोनॉमी हम रिवाइव करेंगे, जब इकोनॉमी ओपन होती है तो हम किस तरह से MSME सेक्टर्स में या फिर जो स्प्रेड ऑफ वायरस है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, क्या सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि बात की जा रही है स्टिमुलस पैकेज को लेकर के, क्या सरकार से स्टिमुलस पैकेज को लेकर के आएगी सारे सेक्टर्स के लिए, ये देखना काफ़ी अहम होगा। एंड दिस वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि हाउ इकोनॉमिक रिवाइवल हैज़ बीन प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अगर इंडिया की GVA की बात करें तो वहाँ पे अबाउट 4.4% की ग्रोथ पिछले बार ही देखी गई थी, जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस है उन्होंने बताया था। पर उस टाइम पे 2019 में जो एस्टिमेट की गई थी वो 4.9% के आसपास थी, बट गिरावट हमने उसी टाइम से भी देखना शुरू कर दिया। मैं आपको आगे इस ग्राफ से समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो मैक्सिमम डिस्ट्रप्शन है इस बार, जो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर को नुकसान उठाना पड़ा है दैट इज़ ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवलर और टूरिज़्म। ये सारे सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा नुकसान हुए हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जहाँ पे उन्होंने लिक्विडिटी के लिए रेपो रेट्स कम किए। जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है, रेपो रेट को 4.4%, रिवर्स रेपो रेट को 3.75% और कैश रिजर्व रेशियो को 3% किया है।
तो आप जो रेपो रेट्स हैं, रिवर रेपो रेट है और कैश रिजर्व रेशियो है, इन तीनों का डेफिनेशन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात की है किस तरह से फिजिकल स्टिमुलस की ज़रूरत है ताकि रिलीफ एक्सपेंडिचर मिले लोगों को, जो पुअर है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो मार्जिनलाइज्ड है बेसिकली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो डेली वेज अर्नर हैं, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हुए इकॉनमी रिवाइवल प्लान बनाने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको फिगर बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये सारे सेक्टर्स बताए गए हैं, और जो शेयर्स हैं, जो MEA है, बेसिकली MEA स्टैंड फॉर मॉडिफाइड एडवांस एस्टिमेट्स। तो इस पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो फिनेंशियल, रियल स्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज का है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान हुआ है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, उसका शेयर 19.6% है। जो टोटल हमारी GVA बेसिक प्राइस पे 100% है, उसमें सेकंड नंबर पे ही आती है। तो ये फिगर आप देख सकते हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर आती है तो यहाँ से आप वो पिक्चर ज़रूर देख लें, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। Now coming to the Indian Express, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, दैट इज इकोनॉमिक मलाइस, बेसिकली स्ट्रगलिंग फाइनेंशियल सेक्टर। ये भी अगेन इकोनॉमी रिलेटेड बातें हैं। मोस्टली आज न्यूज़पेपर में इकोनॉमी रिलेटेड ही बातें की गई हैं। अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने इसको लिखा है। सो इट टॉक्स अबाउट द ट्विन बैलेंस शीट्स। सो जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात की गई है। दिसंबर में ही ट्विन बैलेंस शीट्स की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी थी इंडिया में 2014 में ही। तो जो बैंकिंग सेक्टर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ा है इंडियन में, राइट। इंडिया की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इन दोनों चीज़ों को देखने को मिली है। और अगर बात करें जो सीनियर बैंक ऑफिशियल है, दे हैव बिन कोटिंग के जो NPA है, जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो बढ़ सकता है 9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। पिछली बार इसकी एस्टिमेट 4 लाख करोड़ के आसपास की गई थी, बट ये अब 9 लाख करोड़ के आसपास जा सकती है। तो उसके लिए 2 सॉल्यूशंस बताए गए हैं। जो पहला सॉल्यूशन है दैट इज़ प्रिवेंटिंग द बैंक्रप्सीज अकरिंग द फर्स्ट प्लेस। जो फर्स्ट इंस्टेंस में जो बैंक्रप्सी हो रही है उसको रोका जाए। एंड द सेकंड वुड बी फर्म टू डू डिफ़ॉल्ट, कि जो किस तरह से एक रिजोल्यूशन बनाया जाए ताकि क्विक सॉल्यूशन इसके लिए लाया जा सके जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, राइट। तो इमीडिएट प्रॉब्लम क्रिएटेड द क्राइसिस एंड मस्ट बी एड्रेस डिसाइसिवली एंड क्विकली। तो सरकार कितनी जल्दी इस चीज़ पे कदम उठाती है, डिसीजन लेती है, ये काफ़ी अहम होगा। Now coming to the second one, a seat at the table. So this talks about the pandemic and the new world order. किस तरह से इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे हमें क्या एक मौका मिल सकता है। तो इंडिया वुड बी अ परफेक्ट काउंटर टू कर्ब चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। जो चाइनीज़ पावर है इस बार बेसिकली इस रीजन में बिकॉज ऑफ द कोविड-19 के बाद चीज़ें बहुत हद तक चेंजेस हुई हैं। यहाँ पे चाइना की जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उसके बारे में बात की गई है कि किस तरह से चाइना ने चीज़ों को डिले किया। ऑलमोस्ट 7 वीक्स के बाद चाइना ने वहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट किया था। वुहान में जो फर्स्ट केसेस रिपोर्ट होने के 7 वीक के बाद केसेस रिपोर्ट की गई थी, और WHO को बताने के बाद भी कि दिसंबर में कि इस तरह के वायरस बेसिकली मिले हैं वुहान में, उसके बाद भी चाइना ने कंटिन्यूसली लोगों का आगमन फ्लाइट्स वर अगेन टेकिंग प्लेस फ्रॉम वुहान एंड अदर सिटीज़, बीजिंग, जीजिंग, ये सारे प्लेसेस से फ्लाइट्स वर ऑलरेडी टेकिंग प्लेस। तो चाइना ने इस चीज़ को समझ लिया था कि दे नीड सैनिटाइज़र, कि वायरस पेंडेमिक हो सकती है। तो दे हैव स्टार्टेड होर्डिंग द सैनिटाइजर एंड हैंड मास्क। तो जितने जगह पे थे चाइना ने सबको अपने कंट्रीज़ में बेसिकली इम्पोर्ट कर लिया था, राइट। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से प्रोडिक्शन की बात करें तो जो पूरे वर्ल्ड GDP है उसको जो लॉस हुआ है दैट इज़ क्लोज टू $4.3 ट्रिलियन। तो दिस इज अगेन अ ह्यूज अमाउंट। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। पर जो परमानेंट सीट की बात करें, अभी तक इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिली है, और जो 5 मेंबर्स में से 4 मेंबर हमेशा रेडी रहते हैं इंडिया को बेसिकली फेवर करते हैं। बट चाइना इज़ द ओनली कंट्री विच डू नॉट फेवर इंडिया टू बी द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। तो इंडिया ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया है इस पेंडेमिक में, वैगारबली WHO ने भी उस चीज़ को कॉग्निजेंस लिया, रिकोगनाइज किया है कि इंडिया की बहुत अच्छी एफर्ट्स रही है। So this is the time that world might realize that immense need to include India in the UN club, UNSC club में जो United Nations Security Council है उसमें इसको लिया जाए। and COVID-19 would likely to act as a catalyst of the UNSC permanent seat to India, right। इसके बारे में बात की गई है। So this is again an important one. Now बढ़ते हैं अपने MCQs की तरफ। उससे पहले जो कल के जो आंसर है वो मैं डिस्कस करूँगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन के जो आंसर है मैंने आपसे पूछा था नियोलिथिक पीरियड्स के बारे में, उसका आंसर C है कि कौन कौन से उसमें डिपिक्शंस होते हैं। द फर्स्ट इज एलिफेंट, सांबर्स, गेजल्स, शीप, गोट्स, हॉर्स, स्टेलाइज्ड ह्यूमंस, ट्राइडेंट्स एंड वेजिटेबल
वेजिटल मोटिव्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती थी, राइट। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम नितिन सिंघानिया, आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया का बुक जिनके पास है उनको यहाँ पे आंसर मिल जाएगी। ना बात करें सेकंड क्वेश्चन का, तो जब मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा था, इसका भी आंसर सी है, दैट राजा राम मोहन राय वाज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ही वाज एन वर्सेटाइल जीनियस, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने, एंड ही वाज द अर्लीस्ट रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द मॉडर्न टाइप, राइट। और इसमें जो आंसर 3 है वो इनकरेक्ट है, दैट राजा राम मोहन राय बिलीव्ड इन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ द प्रिंसिपल एंड ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी, एंड ही पुट फेथ इन द मोनोथेइज्म, राइट। सो दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन इज। नाउ बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द करंट अफेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज करेक्ट। सो द फंड इज क्रिएटेड बाय नाबार्ड and it intended to upgrade the agriculture marketing infrastructure in the urban area, right? So this is a current affair question, so you must have read this in the newspaper if you're continuously following it. तो करेक्ट आंसर आपको बताना है only one, only two, both one and two, none of the above, right? तो जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। Now the second question, which of the following were the proposal laid out under the Wavell plan? So this is from the modern history. तो फॉरेन अफेयर पोर्टफोलियो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द इंडियन मेंबर, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज हैज टू हैव इंडियन मेंबर, एक्सपेक्ट द वाइसराय हिमसेल्फ टू बी द कमांडर इन चीफ, राइट, एंड द पावर ऑफ द वीटो वाज गिवन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप में से जो लोग ने स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है उसको ये आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो हम बता सकते हैं 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और 1, 2 and 3। So whatever you feel is the correct answer. This is a revision time. सो डू नॉट बी डिसहार्टेंड, अगर आपको पता नहीं है तो फिर भी आप प्रैक्टिस करें, एलिमिनेट करें, लेकिन जो आंसर है वो ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, राइट। तो हमें पता चलता है कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड मेक दिस सेशन मोर एंगेजिंग फॉर योर सेल्फ सो दैट यू गेट द अल्टीमेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, फाइन। सो दिस वॉज ऑल क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड इफ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर एप्टी+ अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। PIB के वीडियोज़ आ चुके हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, एप्टी+ के साइट्स पे, यूट्यूब चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। PRS की वीडियोस आने वाली हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बने रहें जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट PDFs को डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।